वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आज हम कवर कर रहे हैं एलटी पेडागोगी का टॉपिक नंबर 1, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचर का जो बच्चों के प्रति अभिव्यक्ति है किस तरीके का होना चाहिए। तो बायलिंगुअल सेशन हम ये रखेंगे। क्वेश्चन जो हमारे हैं वो इंग्लिश में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक्स यूज बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड। टीचर को अपने पढ़ाने में कैसी कैसी टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला है लेक्चर। बिल्कुल, अब देखिए एलटी की पेडागोगी है, यानी कि बड़ी क्लासेस 10th तक की क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही, तो लेक्चर टेक्निक का प्रयोग होगा। इंटरेक्टिव लेक्चर, अब लेक्चर इंटरेक्टिव ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे सीखेगा। ग्रुप वर्क, देखिए जितना ज़्यादा बच्चा ग्रुप में रहता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है वहाँ से। और अगला है सेल्फ स्टडी। उसके बाद बच्चा खुद में ये भी तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद में कितना सीख पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें ही क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एक टीचर होने के नाते आपकी प्रेजेंस क्लासरूम में अच्छी दिखे, बेहतर दिखे, इसके लिए आप क्या करेंगे। यूज़ ऑफ पीयर कमांड, पीयर कमांड का आप यूज़ करेंगे। मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, आप चिल्लाने लग जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे क्लास में, तो पीयर कमांड का यूज़ करना भी कुछ खास है नहीं। अगला है अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर, ये हो सकता है कि अच्छा एक पोस्चर बना के आप रखेंगे। अगला है बीइंग ऑथोरिटेरियन। अब देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक के बारे में हम बात करते हैं। टीचर को खुद के बारे में, खुद का क्लास में अपनी धौंस नहीं जमानी है, लोकतांत्रिक व्यवहार करना है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। ज़्यादातर टीचर और स्टूडेंट की जो कम्युनिकेशन होती है, वार्तालाप जो होती है, वो कैसी होती है। तो कैसी होती है, स्प्यूरियस होती है, क्रिटिकल होती है, यूटिलिटेरियन होती है, या कन्फ्रंटेशनल होती है। तो देखिए काम में तो आनी चाहिए ना, जो बातें होंगी टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो यूटिलिटी वाली होनी चाहिए, उपयोगिता में लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर। टीचर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य की पता करना, कि इवेल्युएशन के टाइम पे पता करना कि स्टूडेंट कितना सीख पाया है या क्या कर पाया है। तो टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, क्या उसको टीचर को ये पता करना चाहिए कि बच्चे की कमजोरी क्या है। टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टीचर को जो टीचिंग है वो सीरियसली लेनी चाहिए। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, हेल्प करनी चाहिए टीचर्स की कि वो इनोवेटिव मेथड, मतलब नई नई तरीके की मेथड ला सके पढ़ाने में। टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड्स, पता करना कि क्या बेहतर हो सकता है पढ़ाए जाने के तरीकों में। तो देखिए एक तो आपका फर्स्ट जो आपका कह रहा है, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स वीकनेस, यही एक ज़रूरी तथ्य नहीं है। नेक्स्ट, टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टीचर्स को टीचिंग तो सीरियसली लेनी ही चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात बोली। नेक्स्ट, टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी करना चाहिए। जितने इनोवेटिव मेथड्स आप डालेंगे उतना इम्प्रेसिव आपका टीचर टीचिंग कर पाएगा। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से अगेन आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, कह रहा है सभी टीचिंग जो है उसका काम लर्निंग कराना ही कराना है। और रीजन क्या है, ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, सारी लर्निंग जो होती है, सारा अधिगम जो होता है वो शिक्षण से ही होता है, टीचिंग से ही होता है। तो देखिए दूसरी वाली तो स्टेटमेंट ही सुनने में ही थोड़ा गड़बड़ लग रही है। तो अब देखते हैं, पहला वाला तो सही बोला है कि लर्निंग जो है वो हम आपकी लर्निंग का एम जो है, मतलब टीचिंग का जो एम है वो लर्निंग है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अधिगम जो है शिक्षण के दौरान आएगा, क्योंकि शिक्षण क्या है, अधिगम के लिए ही शिक्षण कराया जाता है, ज़रूरी नहीं कि आए ही आए। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, इसकी दूसरी वाली गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। तो आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। असर्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन
you are working in an educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a कॉन्टेक्स्ट? कह रहा है इमेजिन कीजिए आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं या काम कर रहे हैं जहाँ पे सभी लोग आपके बराबरी के ही स्टेटस के हैं, तो आपको बातचीत करने के लिए कौन सी जो मेथड है वो सही रहेगी? अब देखिए एक टीचर है, यहाँ पे टीचर की बात हो रही थी कि वो उसका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। टीचर का एटीट्यूड खाली स्टूडेंट के लिए ही नहीं, आपस में अपने कलीग्स के साथ भी अच्छा होना चाहिए। टीचर एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए और आपस में वो जो जब बच्चों के साथ जब वो पढ़ा रहा है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक टीचर का बिहेवियर होना चाहिए। टीचर जो है फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि डिक्टेटर। टीचर एक सुविधादाता होना चाहिए, खाली आके भाषण दे के चले जाए ऐसा वाला या हिटलर टाइप का टीचर नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है बताइए हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, कॉर्पोरेट या फिर क्रॉस कम्युनिकेशन। तो देखिए हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप लोग एक ही स्टेटस में है ना आप लोग, तो बात करेंगे मतलब एक इंसान बात करेगा दूसरे तक, एक पॉजिटिव बात उसने पहुंचाई तो ये बात सतत रूप से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये इस तरीके की कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इनमें से वो छाटिए जो कि क्या कर रहा है, पॉजिटिव फैक्टर्स अपनी तरफ से योगदान कर रहा है इफेक्टिव टीचिंग बनाने के लिए। पहला है टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, टीचर की जो नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। नेक्स्ट है टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब देखिए पहली बात, टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही पॉइंट बोल रखा है। अगला कह रहा है टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है या बच्चे का भी कैसा है। ज्ञान लेने के लिए या ज्ञान देने के लिए टीचर जा रहे हैं और ज्ञान लेने के लिए बच्चे आ रहे हैं, तो सिर्फ उस पर ही हमें क्या करना है, फोकस करना है। अगला है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर। तो कम्युनिकेशन तो एक टीचर का बहुत बड़ा टूल है। अगला है टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट। टीचर की एबिलिटी कैसी है स्टूडेंट्स को अपने प्लीज कर पाने की। अब देखिए खाली प्लीजिंग के लिए भी कुछ सही नहीं लग रहा है, खाली प्लीज कराने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं टीचर पढ़ाने के लिए, है ना। अगला है टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट। अब देखिए टीचर का पर्सनल कांटेक्ट जो है स्टूडेंट के साथ, अब देखिए टीचर का पर्सनल कांटेक्ट स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, लेकिन एक खाली पर्सनली ऐसे तो फिर टीचर बायस हो जाएगा। अगला है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन्स। तो ये तो बिल्कुल काम की चीज़ है भाई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये तीन ऑप्शन सही हो रहे हैं, आपका है डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए, सी और एफ क्या है आपके, पॉजिटिव है। नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग। लर्नर में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो टीचिंग लर्निंग को क्या बनाएगा, फैसिलिटेट करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। पहला है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, लर्नर का जो पुराना एक्सपीरियंस है वो। दूसरा है लर्नर्स फैमिली लीनेज। अब देखिए लर्नर की फैमिली लीनेज से तो हमको कुछ लेना देना है नहीं, प्रायर नॉलेज तो उसकी काम आएगी। अगला है एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर। अब देखिए एप्टीट्यूड अगर लर्नर का सही होगा पढ़ाई के प्रति तो सही कर पाएगा। अगला है लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए लर्नर की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ये भी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए एक छोटा सा बच्चा है उसको आप जाके सीधे एक हायर क्लास का इंटीग्रेशन करा दे रहे हैं, तो क्या उसे समझ में आएगा। कैपेबिलिटी भी उसकी उतनी होनी चाहिए ना, या आप उसको उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसा कुछ बच्चे आजकल के ज़माने में तो सीख भी जा रहे हैं। कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं, ये बचपन से ही डीप अगर ड्रिलिंग होगी, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तब तो अलग बात है। अब देखिए इसके बाद है लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज़। लर्नर की जो फूड हैबिट्स हैं वो और हॉबीज़ हैं वो। फिर अगला है लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन। तो बताइए कौन सा आपको लगता है कि इसमें सही हो सकता है। तो देखिए लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी सही है, प्रायर एक्सपीरियंस भी सही है और एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर भी सही है। बाकी लर्नर की फूड हैबिट से तो कोई मतलब नहीं है, लर्नर की रिलीजियस एफिलिएशन से भी कोई मतलब नहीं है, रिलीजियस बेसिस पे तो हमें डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। इनमें से कौन सा टीचर की जो ग्रेट स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में बताते हैं। पहला है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, हर टाइम टीचर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दे अपनी।
दूसरा है सेटिंग एग्जाम्पल्स। अब देखिए एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो वो एग्जाम्पल ही तो सेट कर रहा है अपने कॉलेज के लिए भी और अपने स्कूल के लिए भी कि वो कितना अपना पूरा 100% दे रहा है। नेक्स्ट है विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट। अगर कोई अजम्पशन है तो उसमें उसका एक बार टेस्ट भी लेके वो वेरीफाई करे, ये भी सही चीज़ है। अगला है एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स का मतलब है क्या है, कभी उसने कोई टीचर ने गलती कर भी दी तो उसको भी मान रहे, तो बी सी डी क्या है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर्स हो सकते हैं, जबकि ए जो है खाली फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहे, ये इतना ज़्यादा नेसेसरी आप कह सकते हैं नहीं है, तो बी सी डी वुड बी आंसर। और वैसे ए में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ जिस पर्टिकुलर जगह से हमने क्वेश्चन उठाया था उन्होंने इसका आंसर बी सी डी ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना है। वैसे देखिए ए भी कोई बुरा नहीं है कि अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट टीचर में होगी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट करने के लिए तो ये भी एक बेहतर पॉइंट हो सकता है। तो वैसे इसका आंसर ए बी सी डी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। एक टीचर को स्टूडेंट्स के बारे में एड्रेस करने के लिए इनमें से क्या चीज़ सही है? अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रेपिटेटिव पॉज, फिक्स्ड पोस्चर। खाली टीचर खड़े हो जाए एक फिक्स पोस्चर में, कुछ कर ही नहीं रहा है या बैठ गया है, खाली आप लोग बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना। नेक्स्ट है रेपिटेटिव पॉज, बार बार क्या कर रहा है वो, पॉज लेने में लगा है। एक चीज़ बोल दी, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो बोल दिया अच्छा वर्ण क्या होते हैं, फिर रुक गए, फिर उसके बाद सीधे स्वर बोला, फिर बच्चों से एक्सपेक्ट किया बताएंगे, फिर रुक गए, तो रेपिटेटिव पॉज भी गलत है। वॉइस मॉड्यूलेशन, अब देखिए वॉइस भाव के अनुसार ना, ये मतलब कहाँ पे क्या ज़रूरत है, वॉइस कम करनी है ज़्यादा करनी है, उसके हिसाब से अगर काम करेगा तो ये तो बिल्कुल सही। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी गलत है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर था वॉइस मॉड्यूलेशन। एक समय परिस्थिति के हिसाब से आवाज़ का भी ऊपर नीचे करना ज़रूरी है। इसके बाद क्या है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। एक अच्छे शिक्षण के लिए, अच्छे टीचिंग के लिए क्या ज़रूरत होती है? डायग्नोसिस, मतलब पता करना कि कहाँ पे बच्चों की कमी चल रही है, क्या परेशानियां हैं। रेमेडी, अच्छा रेमेडी का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं और क्या रेमेडी उसको दी जा सकती है, ये पता करना। डायरेक्शन, अब देखिए कोई बच्चा कैसे बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है, वो दिशा निर्देश करना, ये भी सही है। फीडबैक, अच्छा फीडबैक देना तो बहुत ही सही है, तभी तो पता चलेगा कि कमियां क्या हैं और कहाँ पे सुधार किया जा सकता है। तो देखिए चारों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, एकदम सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आई होप आपका यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाई। एक क्लासरूम में कोई जो वक्ता है, जो बोल रहा है, कम्युनिकेटर है, उसका जो विश्वास होता है वो किससे पता लगाया जा सकता है? द यूज़ ऑफ हाइपरबोल, हाइपरबोल के यूज़ करने से। द चेंज ऑफ वॉइस लेवल, वॉइस का जो लेवल है उसको बढ़ाने घटाने से। द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, उसको कॉन्सेप्ट कितने ज़्यादा पता है, कितना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे, उससे। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं, आपको थोड़ा बड़े लेवल पे चीज़ें बड़ी, जब आप क्लासेस में जाते हैं बच्चे उनको समझ में आ सकते हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं चीज़ें वो भी समझ पा रहे हो। इसके बाद है आई कॉन्टैक्ट। तो देखिए क्लासरूम में आपको ना सबसे ज़्यादा आप बच्चों को पहचान पाएंगे किससे? आई कॉन्टैक्ट से। कि जो बच्चा उतना ज़्यादा कोई शाई होता है, इंट्रोवर्ट होता है, तो वो आंखें नहीं मिला पाता, वो बहुत ज़्यादा बैठे रहता है। और कोई क्या होते हैं बहुत ज़्यादा आपको मतलब अजीब अजीब तरीके से आपको क्या दे रहे होते हैं, सिग्नल्स दे रहे होते हैं आंखों से। तो आई कांटेक्ट क्या है यहाँ पे एक मेन ट्रस्ट लेवल, क्या उस पर जो एक कम्युनिकेटर है वो समझ सकता है आई कांटेक्ट से ही। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। अब देखिए इससे तो नहीं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में तो हाई इवेल्युएशन वो वाले सबसे, तो मैंने ये क्वेश्चन 20 में डाल दिया। इनमें से कौन सा हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव एबिलिटी का? अब देखिए आप सभी लोगों ने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी है, ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी दी थी और ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी भी इवन आई थी। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग। देखिए सबसे निचले स्तर पे था अंडरस्टैंडिंग,
समझ जो होती है ना, ये सब। और एनालाइजिंग का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। नोइंग का मतलब क्या है, जानना। और इवेलुएटिंग का मतलब क्या होता है कि फाइनल जो आपका होता है मूल्यांकन। तो सबसे लास्ट स्टेप क्या दिया गया था इनके द्वारा, इवेलुएटिंग। और ये भी किस में दिया गया था, रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी में दिया गया था। ब्लूम की जो रिवाइज टेक्सोनॉमी में उसमें इवैल्यूएशन दिया गया था, जबकि जो पुरानी वाली है उसमें क्या दिया गया था, सिंथेसिस। हिंदी में बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर वाला जो स्टेप था, सबसे ज़्यादा ऊपर वाला स्टेप हिंदी में कहें तो पुरानी वाली जो थी ब्लूम की, उसमें संश्लेषण था, और नई वाली में क्या था, आपका मूल्यांकन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवेल्युएटिंग या फिर मूल्यांकन। कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में ही उन्होंने बात की थी, उसके बारे में उन्होंने अपने चरण दिए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। इनमें से कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो टीचिंग पे प्रभाव नहीं डालते हैं। पहला है क्लासरूम एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग। क्लासरूम की वो एक्टिविटी जो लर्निंग को क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं, इनकी बढ़ावा देती हैं। अगला आपका है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। मैंने पहले भी बताया टीचर के और स्टूडेंट के सोशियो इकोनॉमिक जो जिससे वो बैकग्राउंड से आते हैं उससे तो कोई भी मतलब हमको है ही नहीं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक से हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ाई और पढ़ने का काम हो रहा है केवल। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करना। अगला है टीचर्स नॉलेज। तो देखिए इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़ वाला भी पॉजिटिव है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव है, और टीचर्स नॉलेज भी पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव है वही आंसर है, क्योंकि डज नॉट अब हमसे कह रखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, जो कि प्रभाव नहीं डालते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेबल प्रपोजिशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको कि मतलब एक्सेप्टेबल है, वो कि उसको स्वीकार किया जा सकता है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, टीचिंग लर्निंग, शिक्षण और अधिगम के बीच का जो आपस में संबंध है इसमें ये चीज़ें तो होनी चाहिए। तो कौन कौन सा होना चाहिए, पहला है व्हेन स्टूडेंट्स फेल इन अ टेस्ट। जब विद्यार्थी किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, इज द टीचर हु फेल्स। तो टीचर होता है जो कि फेल होता है। तो ये तो भाई डे वन से सभी पेडागोजी वाले कह के आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखिए जब भी कोई बच्चा फेल होता है तो बच्चे की गलती नहीं है, गलती है इंस्टीट्यूशन की, टीचर की, या फिर पूरे का पूरा जो हमारा शिक्षा संबंधी एक बड़ा ग्रुप है उसी की पूरी गलती है, कहते हैं। नेक्स्ट है एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। हर टीचिंग का एम क्या होना चाहिए, एम तो क्या होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए हर टीचिंग का। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, तभी तो पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। यहाँ पे टीचिंग हो सकती है, ऐसी भी टीचिंग हो सकती है जिसमें लर्निंग टेक प्लेस हो ही नहीं रही है। तो भाई बिल्कुल सही बात है। अब ज़रूरी थोड़ा है कि हर वक्त आप लर्निंग के लिए ही टीचिंग कराएं। देखिए टीचिंग जो है खाली सिलेबस तक रेलेवेंट थोड़ी ना है, ये तो करिकुलम का हिस्सा है, एक ये बहुत बड़ा हिस्सा है। अब देखिए नेक्स्ट है देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। कह रहे हैं लर्निंग के बिना कोई टीचिंग होगी ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ज़रूरी थोड़ी ना है। बच्चा तो अपने माता पिता से भी सीखता है, अपने दोस्तों से भी सीखता है, तो अलग अलग तरीके की लर्निंग होती है जो कि बिना टीचिंग के हो रही है। नेक्स्ट है अ टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो। एक टीचर पढ़ाता भी है लेकिन सीखता भी है, तो बिल्कुल सही बात है ये तो। नेक्स्ट है रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग। रियल में जो लर्निंग होती है, वास्तविकता में जो आपका अधिगम हो रहा है वो रोट लर्निंग है। रोट का मतलब है रट्टा मारने वाली लर्निंग को आप रोट लर्निंग जो है उसको रियल लर्निंग कहते हैं, कह रहे हैं। अब ये तो बचपन में कराया जाता है बच्चों के लिए, जब मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात होती है। देखिए आप लोगों को याद होगा 3 तरीके के होते हैं, एक मेमोरी लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक रिफ्लेक्सिव लेवल। तो जब बच्चा छोटा होता है तो मेमोरी लेवल की लर्निंग होती है, जब वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की, यानी कि थोड़ा फिर समझने लगता है चीज़ों को। और एक स्टेज ऐसी आती है कि रिफ्लेक्सिव, यानी कि वो खुद के आइडियाज़ को भी क्या कर सकता है, बता सकता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आ जाएंगे, यानी कि सेकंड आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट तरीके से बताता है टीचिंग का नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग।
टीचिंग जो है वो बेचने की तरह कोई चीज़ है, और लर्निंग क्या है, खरीदना। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। टीचिंग क्या है, सोशल एक्ट है, और लर्निंग क्या है, मतलब लर्निंग इंसान अपने पर्सनल तौर पे सीखता है, और टीचिंग का मतलब क्या है, सामाजिक तौर पे, शिक्षण जो है सामाजिक तौर पे एक एक्ट है। नेक्स्ट है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। टीचिंग का मतलब है मतलब लर्निंग, और लर्निंग का मतलब टीचिंग से नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये तो इसने सही मानी है इंस्टीट्यूशन ने, कि टीचिंग इज़ लाइक लर्निंग है, सॉरी, टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज़ लाइक बाइंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका है टीचिंग इज काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। तो बिल्कुल सही है, टीचिंग जो है अपने ज्ञान का डिलीवर करना है, और लर्निंग क्या है, लेना है। इसके बाद है टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्रायडिक इन नेचर वेयर लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन अ सब्जेक्ट डोमेन। तो आपका ई ऑप्शन भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसने माना है ए, डी और ई। देखिए डी और ई तो आपके है ही हैं इफेक्टिव, डी और ई तो आपके सही हैं। तो अभी आंसर किस हिसाब से लगाना है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डी और ई सही हैं, और इसलिए डी और ई के इनके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं जिसमें कॉमन मिल रहे थे, तो इसलिए फर्स्ट वाले को क्या मान लिया गया, सही मान लिया गया। कभी कभी ये भी ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर द डिमांड ऑन द। जितने ज़्यादा हैंडीकैप स्टूडेंट्स आएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, क्या परिवार फैमिली की डिमांड बढ़ेगी, क्या सोसाइटी की डिमांड बढ़ेगी, क्या टीचर की डिमांड बढ़ेगी, या स्टेट की? तो देखिए स्टेट तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, फैमिली की डिमांड क्यों बढ़ेगी भाई, और सोसाइटी से क्या मतलब, बढ़ेगी डिमांड टीचर की। ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी इसकी एक सीरीज़ दूसरी आएगी जिसमें हिंदी में क्वेश्चन सब कुछ आएंगे। थैंक यू।